नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल सीटेड प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने नया एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है अधिगम अक्षमता या अधिगम निर्योग्यता या अधिगम अक्षम बालक। आप कह सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर। क्या जी? लर्निंग डिसऑर्डर, समझ रहे ना? इससे संबंधित पता ही है, सीटेट में चाहे पेपर 1 वाले हो, पेपर 2 वाले हो, एसएसटी वाले हो, साइंस वाले हो, हर एक से एक क्वेश्चन आता ही है। इसका कोई लिमिट एरिया नहीं है कि सीडीपी में आएगा या हिंदी में आएगा या मैथ में आएगा या ईवीएस में आएगा या अंग्रेजी या संस्कृत में आएंगे। ये हर एक विषय का कॉमन फैक्टर है। तो आप लोग का काम है केवल शुरू से लेकर अंत तक देखना, और इसके यानी आज के बाद एक भी अगर क्वेश्चन इससे संबंधित अगर गलत हो जाए तो नाम चेंज कर देंगे, इतना चैलेंज के साथ कर रहे हैं। चलिए, तो बिना समय गंवाए हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत से ज्यादा टॉपिक को सम्मिलित करते हुए इसको क्लियर करते हैं। समझ रहे ना? तो क्या है टॉपिक? अधिगम अक्षमता। इसी को कहते हैं अधिगम निर्योग्यता, इसी को कहते हैं अधिगम अक्षम। बालक हो या बालिकाएं हो, ये लगा सकते हैं। कहेंगे लर्निंग डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी भी कहिएगा तो फिर भी लगभग क्या है, दोनों समान है, लेकिन आसान में चर्चा होता है लर्निंग डिसऑर्डर का। समझ रहे ना? तो अधिगम अक्षम बालक किसे कहेंगे? ध्यान रखेंगे, अधिगम अक्षम बालक किसे कहेंगे? अधिगम अक्षम तो ऐसा बच्चा जिसको चलने फिरने सुनने बोलने पढ़ने लिखने में क्या हो, कठिनाई, यानी बहुत सारे गुणों में क्या हो, दिक्कत हो, ऐसे बच्चे को कहते हैं अधिगम अक्षम बालक। यानी ऐसा बालक जिनको कह सकते हैं पढ़ने लिखने बोलने चलने फिरने संप्रेषण इत्यादि में ईटीसी में क्या हो, कठिनाई हो, इत्यादि में क्या हो, कठिनाई हो, ऐसे बालक को क्या कहते हैं? अधिगम अक्षम बालक या अधिगम निर्योग्य बालक। समझ रहे ना? क्या कहते हैं? अधिगम अक्षम बालक या अधिगम अक्षम बालक या अधिगम निर्योग्य बालक। कोई दिक्कत? डिफिनेशन बस यही है, ऐसे बच्चा जिसको पढ़ने लिखने सुनने बोलने में क्या हो, दिक्कत हो, ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे? अधिगम अक्षम बालक या अधिगम निर्योग्य बालक। और सुन लीजिए, अधिगम अक्षमता जो होता है ये किसी भी बच्चे में हो सकता है जिसका IQ लेवल कम भी हो, सामान्य भी हो, या सामान्य से थोड़ा ऊपर भी हो। ये किसी भी प्रकार के बच्चे में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यही है, जैसे ही ये अधिगम अक्षमता होता है तो इसके IQ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। समझ रहे ना? तो चलिए पढ़ते हैं अब अधिगम अक्षमता के प्रकार। सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाने वाला सवाल है अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो ध्यान रखिए, अधिगम अक्षमता की प्रमुख अक्षमताएं लिखे हैं प्रकार में। पहला लिखे हैं अफेजिया। अंग्रेजी भी ध्यान रखेंगे आप लोग, हिंदी में कुछ भी दे देगा लेकिन अंग्रेजी सेम देगा। अच्छा, अफेजिया किसे कहेंगे? तो मौखिक रूप से क्या कहेंगे? मौखिक रूप से बोलने में कठिनाई। क्या जी? बोलने में कठिनाई किसके अंतर्गत आता है जी? अफेजिया के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, मौखिक रूप से बोलने में कठिनाई को क्या कहते हैं? अफेजिया, या इसी को कहते हैं भाषाघात। क्या कहेंगे जी? भाषाघात। यानी इससे ग्रसित बच्चों को मौखिक रूप से बोलने में, विचार व्यक्त करने में क्या होता है? कठिनाई। अर्थात ऐसे बच्चे जिनको भाषाघात हो वह किससे ग्रसित हो जाते हैं? अफेजिया से ग्रसित हो जाते हैं। किससे ग्रसित हो जाते हैं? अफेजिया से। क्लियर? ये क्वेश्चन आएगा एकदम पूरा क्लियर कर दिए। अब देखिए डिस्फेजिया। अफेजिया और डिस्फेजिया दोनों सेम ही है, दोनों का अर्थ है क्या? सेम, मौखिक रूप से बोलने में कठिनाई, इसलिए दोनों लिख दिए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चाहे ऑप्शन में अफेजिया हो चाहे डिस्फेजिया हो, दोनों आप लगा सकते हैं। मौखिक रूप से विचार व्यक्त करने या बोलने में जिनको दिक्कत हो, अर्थात जिनको क्या हो, भाषाघात हो, वह किससे ग्रसित होता है? अफेजिया या डिस्फेजिया से। तो कहेंगे सर तो दो काहे लिखे सर? तो ध्यान रखेंगे, इसमें दिक्कत यही है, सो मस्तिष्क में क्षति के कारण,
कारण, क्षति के कारण बोलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? डिस्फेजिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण बोलने में जो दिक्कत होगा वो क्या कहलाता है? डिस्फेजिया। तो अभी तक का क्वेश्चन जितना भी सीटेड में आ रहा है ये अलग से, अगर बोलने में कठिनाई चाहे मस्तिष्क में क्षति के कारण हो चाहे कुछ वो, दोनों में से कोई एक ही रहता है, दोनों ऑप्शन में नहीं रहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अपने अनुभव के साथ बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अफेजिया और डिस्फेजिया दोनों सेम ही है। दोनों का अर्थ क्या है? मौखिक रूप से बोलने में कठिनाई या भाषा घात वाले बच्चे किससे ग्रसित होते हैं? अफेजिया या डिस्फेजिया से। समझ रहे ना? ऐसे बच्चे को भी कहाँ पढ़ाना है? तो ऐसे बच्चे को भी समावेशी शिक्षा के तहत सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर क्या करना है? पढ़ाना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, तीसरा है अलेक्सिया, और बस इसी का दूसरा नाम है क्या है? डिसलेक्सिया। तो सभी जन जानते हैं अलेक्सिया। अलेक्सिया बहुत मतलब कुछ अभ्यर्थी सुने होंगे, नहीं सुनेंगे, लेकिन डिसलेक्सिया तो सभी सुने होंगे। डिसलेक्सिया का अर्थ क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई। क्या है जी? पढ़ने में कठिनाई। ऐसा बच्चा जिसको पढ़ने में कठिनाई हो, जो अक्षर को पहचान नहीं कर पाता हो, जो उच्चारण नहीं कर पाता हो, भाव समझ नहीं पाता हो, वह बच्चा किससे ग्रसित हो जाते हैं? तो ये डिसलेक्सिया से ग्रसित हो जाते हैं। किससे ग्रसित हो जाते हैं जी? डिसलेक्सिया से ग्रसित हो जाते हैं। तो कहेंगे सर अलेक्सिया क्या है? सर ये इसी का दूसरा नाम क्या है? अलेक्सिया। अलेक्सिया किसे कहेंगे? तो सुनिए, मस्तिष्क में क्षति के कारण, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में जो कठिनाई होता है, पढ़ने में कठिनाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? अलेक्सिया। तो अलेक्सिया कहे चाहे डिसलेक्सिया, दोनों क्या है? सेम है। जिसको पढ़ने में दिक्कत हो उसे क्या कहते हैं? अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। और सुन लेंगे, बस अलेक्सिया डिसलेक्सिया से थोड़ा अलग है, क्योंकि मस्तिष्क में क्षति, मस्तिष्क के क्षति का मतलब होता है कोई दुर्घटना हो गया, मस्तिष्क में चोट लग गया, जिसके कारण उसको अक्षर पहचानने की क्षमता क्या हो गई? गायब हो गई। तो इस ऐसे बच्चे जिसको पढ़ने में कठिनाई होंगे वो क्या कहलाएगा? अलेक्सिया। इसी का दूसरा नाम है क्या? पाठ्य अंधता। यानी इसमें बच्चा क्या होता है? अक्षर को सही से पहचान नहीं पाता है। तो सुन लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या करना है आपको? देख लीजिए, पढ़ने में कठिनाई रहे, चाहे ऑप्शन में अलेक्सिया हो चाहे डिसलेक्सिया, दोनों में से कोई एक रहता है, आप लगा देंगे। और सबसे फेमस कौन रहता है? तो सबसे फेमस रहता है डिसलेक्सिया। समझ रहे ना? और सुनिए, यहीं तक क्लियर नहीं होता है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक, ऐसे बच्चे जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है तो उसको लिखने में भी कठिनाई होता है। 100 को वाज, 100 और वाज में अंतर नहीं कर पाता है। समझ रहे ना? 21 और 12 में अंतर नहीं कर पाता है। बी और डी में क्या नहीं कर पाता है? अंतर नहीं कर पाता है। ध्यान रखेंगे, बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है। या कह सकते हैं ऐसे बच्चे जो 100 को वाज लिखता हो, 21 को 12 लिखता हो, या ध्यान रखेंगे लिखता हो। ये इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि सर लिखने में दिक्कत है तो डिस्ग्राफिया न होगा सर। तो सुन लीजिए अभी, प्लीज अटेंशन, प्लीज ध्यान इधर दीजिए, नहीं तो ADHD के शिकार हो जाएंगे आप लोग भी। थोड़ा यहाँ पर रहिए। देखिए, ऐसे बच्चे जहां पर भी इस तरह का हो, ऐसे बच्चे ध्यान रखेंगे, समान संरचना वाले अक्षर में लिखने में दिक्कत हो चाहे पढ़ने में दिक्कत हो, दोनों में लगाएंगे क्या? डिसलेक्सिया। क्या लगाएंगे? डिसलेक्सिया। तो 100 को वाज लिखता है, 21 को 12 लिखता है, बी को डी लिखता है। जैसे ही ये चर्चा करें तो आप क्या कर सकते हैं? इसको लिखिएगा क्या? किससे ग्रसित है? तो लिखता है भी रहेगा, फिर भी टिक किसको लगाना है? डिसलेक्सिया को। ऐसा ना डिसग्राफिया को लगा करके आप एक नंबर से चूक हो जाए। कहिए सर काहे लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे क्योंकि जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होगा वह लिखेगा भी गलती, यानी पढ़ेगा गलत, लिखेगा भी गलत। तो सिमिलर वाले वाक्य देख लीजिए, सिमिलर वाले शब्द अक्षर देख लीजिए। इसमें जैसे ही कहेगा दिक्कत होता है या
अंतर नहीं कर पाता है, क्या लगाएंगे? डिसलेक्सिया। और आप लोग एक बात ध्यान दिए होंगे, जब सबसे पहले जो पेज था उस पर एक लाइन थे, कौन सा लाइन? ये तारे जमीन पर। क्या लाइन है जी? तारे जमीन पर। एक मूवी बड़ा फेमस था, उसमें आमिर खान थे। इसमें एक बच्चा होता है, ये रियल जो मूवी का बच्चा है ये नहीं है, उनको जो है ये डिसलेक्सिया से बच्चा ग्रसित था। वो मूवी इतना फेमस हुआ उस समय में। सो बच्चा को जब भी विद्यालय में पढ़ने के लिए मतलब भेजा जाता था तो उसको लगता था कि ये अक्षर सब चिड़िया बन के घूम रहा है, ये सब क्या है? कीड़े मकोड़े चींटी बनकर घूम रहा है। यही उल्टा आपको जो बताए हैं अभी, अगर मैडम जी सही लिखते थे तो इसको लगता था क्या है, गलत लिख रहा है, 21 को 12 लिख रहा है, बी को डी लिख रहा है। तो इससे क्या लग रहा था, सभी के स्कूल के उनके जितने भी टीचर थे, माता पिता, सबको लग रहा था सो मेरा बच्चा सबसे कमजोर, सबसे मतलब खराब है। लेकिन नहीं, अंत में देखिए कोई एक पक्ष अगर कमजोर है इससे बच्चा कमजोर नहीं होता है। अंत में वो बच्चा चित्रकारी में पूरे स्कूल को क्या कर दिया, पछाड़ दिया। और चित्रकारी का जो भाव था वो सबसे महत्वपूर्ण था। इसलिए अगर ये मतलब मानकर चलिए डिसऑर्डर भी होता है, इसका मतलब बच्चा कमजोर नहीं होता। कोई एक कमी आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय नहीं कर सकता है, समझ रहे ना? तो अलेक्सिया डिसलेक्सिया दोनों का मतलब ही होता है पढ़ने में कठिनाई। बस इतना ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में जो कठिनाई होता है वो कहलाता है अलेक्सिया। इसका दूसरा नाम है पाठंधता। और ये डिसलेक्सिया, इसके कारण ये इसमें अंतर नहीं कर पाता है। क्लियर? चलिए आगे। अभी तक आपका जो है सो 4 नंबर है, तो समझिए 4 नंबर क्लियर हो गया। इससे संबंधित यानी डिसऑर्डर से संबंधित अगर कहीं पर भी क्वेश्चन पूछे इससे अलग नहीं होगा। नेक्स्ट अगला देखिए, अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया, दोनों का मतलब ही होता है, दोनों का मतलब ही होता है चलने, ध्यान रखेंगे, चलने फिरने, उठने बैठने, उठने बैठने में कठिनाई, ध्यान रखेंगे। अप्रेक्सिया कहे या डिस्प्रेक्सिया, दोनों का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसको चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने धूपने में क्या हो, दिक्कत हो। ऐसा बच्चा किससे ग्रसित होते हैं? अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया से, अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित होते हैं। और ध्यान रखेंगे इससे ग्रसित होंगे। और उसी प्रकार दो है तो एक में मस्तिष्क में क्षति के कारण जो बच्चों को क्या होता है, चलने फिरने उठने बैठने में क्या होते हैं, दिक्कत होते हैं, तो उसको कहते हैं अप्रेक्सिया। या सीधे कहेगा चलने फिरने उठने बैठने में कठिनाई तो अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। कन्फ्यूजन वाले तत्व थे इसलिए एक साथ लिख दिए हैं। तो दोनों में से कोई एक रहेगा और कहेगा बच्चों को चलने फिरने में कठिनाई हो रहा है, तो दोनों में से कोई एक क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर कहेगा डिस्प्रेक्सिया में ऐसा बच्चा जो हाथ एवं आंख के बीच समन्वय स्थापित करने में क्या होता है, दिक्कत। देख रहे हैं जहां पर देख रहा है वहां पर हाथ पहुंच नहीं रहा है, तो यह भी किससे ग्रसित होते हैं, डिस्प्रेक्सिया से। किससे? डिस्प्रेक्सिया से। और इस पर एक क्वेश्चन आता है, डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित बालक को सबसे ज्यादा किसमें दिक्कत होता है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल। किसमें दिक्कत होता है जी? सूक्ष्म गतिक कौशल, गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसके अंतर्गत क्या आता है, तो छोटे छोटे बारीक बारीक कार्य जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या, लिखने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई। ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा क्या, लिखने में कठिनाई। आप कहेंगे सर का बोल रहे, हम आज तक पढ़े हैं डिस्ग्राफिया का मतलब लिखने में कठिनाई, आप डिस्प्रेक्सिया का मतलब लिखने में कठिनाई कर रहे। दिमाग ठीक है कि नहीं, ठिकाना पर है दिमाग? तो सर सुनिए ना, बता रहे हैं, अभी धैर्य रखिए। देखिए डिस्प्रेक्सिया चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत हो, और लिखने में जानते हैं ना एक बेहतरीन अवस्था रहना क्या है, जरूरी है। आप बैठ कर लिखिए, उसमें देखिए आपके लिखने का तरीका, खड़ा होकर लिखिए उसमें देखिए लिखने का तरीका, दोनों में अलग अलग रहेगा कि सेम रहेगा? क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो यही तो है, ऐसा बच्चा जिसको चलने फिरने उठने बैठने में कठिनाई होगा, उसे जितने भी सूक्ष्म गतिक कौशल, आप कहेंगे सर सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है, बताइए। हम नहीं बताएंगे, पहले कह देते हैं नहीं बताएंगे। अगर इसको जानना हो तो एक लाइव सेक्शन में
लाइव सेक्शन में एक वीडियो दिया हुआ है CDP का अध्याय 2, प्लीज जा करके उसको चेक कीजिए, नहीं तो सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं उसका लिंक। अध्याय 2 है, उसमें एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? विकास का दिशा का सिद्धांत। 2 प्रकार के होते हैं, शीर्षगामी अधोगामी, उसमें बताए हैं। सूक्ष्म गति कौशल क्या है, स्थूल कौशल, सूक्ष्म कौशल, एक क्वेश्चन आता ही है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, इस वीडियो के बाद उसको देख ही लीजिए। जब तक देखिएगा नहीं तब तक छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बार बार आपके लिए अलग अलग टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लाते हैं, आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो समझ लीजिए, नज़रअंदाज करने की जरूरत नहीं है। बस आपका काम है जो वीडियो अपलोड किए हैं उसको एक बार देख लीजिए। क्या कीजिए? एक बार देख लीजिए, और सारा काम मैं खुद कर दूंगा। चलिए ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो डिस्ग्राफिया से, यानी डिस्ग्राफिया करें, डिस्प्रेक्सिया से, चलने फिरने उठने बैठने में कठिनाई से ग्रसित होते हैं, उसको सूक्ष्म गति कौशल में दिक्कत होता है। और सूक्ष्म गति कौशल में सबसे पहले आता है लिखना, और लिखने से जैसे ही कठिनाई होंगे तो एक क्वेश्चन आता है। क्या आते हैं क्वेश्चन सर? तो एक क्वेश्चन आता है डिस्ग्राफिया से, बार बार वही आप वाला आ जाता है। डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित बालक को कौन सी अनक्षमता होने की संभावना होती है, या कौन सी अनक्षमता से वे ग्रसित हो जाते हैं? तो वे ग्रसित होते हैं डिस्ग्राफिया से। वे किससे ग्रसित होते हैं? डिस्ग्राफिया से ग्रसित हो जाते हैं। समझ गए? चलिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलते हैं बारीकी से। नेक्स्ट, अगला देखिए, डिस्ग्राफिया। कहेंगे सर अब या डिस्ग्राफिया? बिल्कुल, लिखने में कठिनाई। क्या हो? लिखने में कठिनाई, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, लिखने में कठिनाई को क्या कहते हैं सर? तो लिखने में, ऐसे बच्चा जिसको लिखने में कठिनाई हो वो किससे ग्रसित हो जाता है? डिस्ग्राफिया से ग्रसित। किससे ग्रसित? डिस्ग्राफिया से। सुन लीजिए, लिखने की शुरुआत अक्षर लेखन से ही होगा। अक्षर लेखन से ही लिखने की शुरुआत होगा। तो शुरुआत जो लिखने की शुरुआत होगा, शुरुआत अक्षर लेखन से ही होगा। तो कहेंगे नहीं, लिखने की शुरुआत चित्र बनाने से भी होता है। किससे होते हैं? चित्र बनाने से भी होता है। समझ रहे ना? अगर कोई बच्चा चित्र भी बना रहा है तो समझिए वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। समझ रहे ना? लिख रहा है। तो चित्रकारी से भी बच्चों में लिखने की क्षमता का क्या होता है? शुरुआत होता है। बहुत सारी बात है इसमें। स्क्रिबलिंग, बच्चा जो आड़ी तिरछी रेखाएं जो बोर्ड पर बनाता है वो क्या कहलाता है? स्क्रिबलिंग, यानी घसीट लिखावट। वो लिखने की सबसे शुरुआती पद्धति है, या लिखने की शुरुआत चित्र बनाने से भी होगा। लेकिन मैं अभी शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी उसमें क्षमता ला रहा हूँ, कमी। तो कठिनाई, तो ऐसा बच्चा जिसको लिखने में कठिनाई हो वह किससे ग्रसित होता है? डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनको कौन नहीं जानता होगा? डिस्कैलकुलिया। अगर यहाँ से हम यहाँ तक ले ले कैलकुलिया, कैलकुलिया अगर शब्द हम जोड़े तो कैलकुलेटर से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? कैलकुलेटर। सर कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग। अर्थात किस विषय से संबंधित है? गणित संबंधित। किस विषय से? गणित। तो ऐसा बच्चा जिसको गणितीय संबंधित कठिनाई हो, क्या हो? गणित संबंधित कठिनाई। और सुन लीजिए, और कुछ इसमें बताते हैं। हिंदी नाम तो हम लिखना है बोले, अभी बताते हैं। ऐसा बच्चा जिसको गणित संबंधी कठिनाई हो, अर्थात डिस्कैलकुलिया हो। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है? गणित संबंधित कठिनाई। गणित संबंधित कठिनाई। ऐसे बच्चे जिसके गणितीय सवाल हल करने में दिक्कत हो, जोड़ घटाव गुना भाग उसके तर्क को समझने में दिक्कत हो, वह किससे ग्रसित हो जाता है? डिस्कैलकुलिया से। हिंदी में इसको कहते हैं गुणज वैकल्य। क्या कहते हैं सर? हिंदी में इसको कहते हैं गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य, ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं गुणज वैकल्य। हाँ, ध्यान रखेंगे, हिंदी में कहते हैं गुणज वैकल्य। जो डिस्कैलकुलिया है उसको हिंदी में कहते हैं गुणज वैकल्य, और डिस्ग्राफिया है इसको हिंदी में कहते हैं लेखन वैकल्य। ध्यान रखेंगे, लेखन वैकल्य। लेखन वैकल्य, समझ रहे हैं ना?
चलिए और एक और पीछे वाला भी लिख देते हैं, गति संबंधी वैकल्य। ये कहते हैं गति संबंधी 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 वैकल्य। वैकल्य ध्यान रखेंगे, ये अप्रेक्ष्या या डिस्प्रेक्ष्या का दूसरा नाम क्या है? गति संबंधी वैकल्य। गति संबंधी यानी चलने फिरने, गति का मतलब क्या? चलने फिरने, वही ना है, चलने फिरने उठने बैठने में दिक्कत, अर्थात गति संबंधी कठिनाई जहां पर भी होगा ये लगाएंगे अप्रेक्ष्या या डिस्प्रेक्ष्या। चलिए और पीछे ले चलते हैं, अलेक्सिया, अलेक्सिया या डिसलेक्सिया, समझ रहे ना? इसको कहते हैं पठन वैकल्य। हिंदी में दूसरा नाम क्या देगा? पठन वैकल्य। ध्यान रखेंगे, दूसरा नाम क्या देंगे? पठन वैकल्य। पठन वैकल्य इसके भाव बता दिए हैं, पठन वैकल्य दोनों में से जो देगा वो सही होगा। फिर देख लीजिए आगे अफेजिया, इसको कहते हैं भाषा वैकल्य। क्या कहते हैं? भाषा वैकल्य। जी भाषा वैकल्य, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे। भाषा वैकल्य यानी बोलने में कठिनाई, चाहे वो अफेजिया हो चाहे डिस्फेजिया। नेक्स्ट अलेक्सिया या डिसलेक्सिया, हिंदी में पठन वैकल्य, पढ़ने में कठिनाई, सवाज में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया, गतिक संबंधी कठिनाई या गतिक विकार। इसको अगर कहीं पर दे देगा, क्या दे देगा? गतिक विकार, तो आपको और ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गतिक विकार देगा फिर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों का मतलब होता है अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। इसको हिंदी में कहते हैं गतिक विकल्प या गतिक विकार विकार। नेक्स्ट डिस्ग्राफिया, लेखन वैकल्य, डिस्कैलकुलिया, गुणज वैकल्य। समझ गए? चलिए अब यहां से आगे आगे है डिस्थीमिया, मानसिक तनाव। क्या है जी? मानसिक तनाव, डिस्थीमिया। ऐसा बच्चा जो टेंशन में होता है, बस इसका यही पहचान है, टेंशन में होता है, तो ये क्या है? मानसिक तनाव। समझ रहे ना? नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया, मानसिक भ्रम। मानसिक भ्रम, डिस्मोर्फिया क्या है जी? मानसिक भ्रम। इससे ग्रसित बालक को लगता है कि मेरा हाथ पांव जो है वो जो मेरा जो अंग है, अंग पूर्ण विकसित नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण विकसित नहीं है, नहीं है। इससे उसको भ्रम होता है, उसको लग रहा होता है ऐसे करेगा, कहेगा देखिए ऐसे करेगा, कहेगा लगता है मेरा एक हाथ छोटा है, एक हाथ क्या है? बड़ा है। पाँव पर चलेगा, उसको लगेगा एक पाँव मेरा बड़ा है, एक पाँव क्या है? छोटा है। लगेगा कान का ये जो बाहरी वाला पर्दा है, ये जो कपाट टाइप का है, इसको लगेगा एक बड़ा है एक छोटा है। ये किससे ग्रसित बालक को? डिस्मोर्फिया। ना हुई है मानसिक भ्रम। गाँव घर में कहते हैं ओ भ्रम भगल, भ्रम मतलब दुविधा में छो, कन्फर्म नहीं छो, तो मानसिक भ्रम। समझ रहे ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे है सोलीनता। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है जी? सोलीनता। इसी को कहते हैं आत्मविमोह। क्या कहते हैं? आत्मविमोह या आत्म केंद्रिता। आत्म केंद्रिता, केंद्रिता। ध्यान रखेंगे अंग्रेजी में ऑटिज्म। ऐसा बच्चा, याद है मनोभाव का, अकेले अकेले रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्मुखी बालक। अकेले रहना पसंद करता, और ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं कर सकता है। यही है सोलीन बच्चा। सोलीन बच्चा को किस में दिक्कत होता है? संप्रेषण। कौन संप्रेषण? तो मौखिक संप्रेषण में, मौखिक, ध्यान रखेंगे, किस में दिक्कत होता है? मौखिक संप्रेषण में, संप्रेषण में कठिनाई होता है, यानी बोल कर ये बच्चा विचार व्यक्त नहीं कर पाता है। यही बच्चा क्या है? सोलीन बच्चा। समझ रहे ना? अंग्रेजी में ऑटिज्म या हिंदी में आत्मविमोह या आत्मकेंद्रिता। ऐसे बच्चा जो मौखिक रूप से विचार को बोलने में उसको शर्म लगता होगा। कभी कभी बउआ जाओ उसको ये बात कहो तो नहीं हम नहीं जाएंगे, तो मतलब यही टाइप का बच्चा है, होने वाला है सोलीनता। समझ रहे ना? और सुनिए, सबसे ज्यादा पूछता है सोलीनता के लक्षण क्या है, तो यह बच्चा आवेगशीलता है। आवेगशीलता मतलब इमोशन है ना, किसी भी चीज को बिना सोचे समझे सीधे कर देगा, जो होगा देखा जाएगा, यही है आवेगशीलता। विचारों का दोहराव, एक ही चीज को बार बार करेगा। और दूसरों से संपर्क बनाने में क्या कठिनाई, कहोगे उससे जाओ बातचीत करो तो वो नहीं जाएगा, तो दूसरे से, क्योंकि बोलने में ही इसको दिक्कत होता है, अकेले रह जाएगा लेकिन दूसरे से बातचीत करना पसंद नहीं करेगा।
5 लड़का यहाँ है तो ये 5 फीट दूर होकर 10 फीट दूर होकर अकेले क्या करेगा, बैठा रहेगा। यही है कौन बच्चा, सौलीन बच्चा, समझ रहे ना, सौलीन। ध्यान रखेंगे इसके लक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, और इसको किस में दिक्कत होता है, वही अभिव्यक्ति और संप्रेषण में दिक्कत तो होता ही है। साथ में जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करोगे तो साथ में सामाजिक कौशल का भी क्या होता है, कठिनाई। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो बच्चा है सौलीन बच्चा, आसपास में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है हर एक बारी की जानकारी इसके पास भी होता है, बशर्ते ये बोलने में इसको क्या होता है पता नहीं, शर्म लगता है कि क्या लगता है, बोल नहीं पाएगा। लेकिन अगल बगल में क्या चल रहा है, कौन सा क्या कहेंगे, खान सर बहुत अच्छा बोलते हैं इस संदर्भ में, हमसे नहीं हो पता लेकिन चलिए ठीक है उनको इसको सारा चीज पता, अगल बगल में क्या चक्कर चल रहा है किसका, समझ रहे ना। तो इसके पास भी बहुत सी जानकारी होता है पर इन्हें विचार व्यक्त करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। सब चीज जानता है, आपको लगता है ये बोल नहीं पाएगा इसका मतलब कुछ नहीं जानता है, नहीं। और एक बात जानते हैं, जैसे बूढ़ी अम्मा सब होते हैं तो अभी देखिएगा अकेले बैठा रहेगा, अभी का लड़का लड़की उसको भाव नहीं देता है, ओ मामा बाबा कुछ नहीं पूछते हैं, सर कुछ नहीं पूछते हैं। आप जो जिस एज में है ना उस एज का जो है HOD बन के बैठा हुआ है, समझे ना। तो सब चीज़ जानते हैं हर एक व्यवहार का। बस ये है कि जमाना बदल गया है, कोई अगर अपना बाबा का बात नहीं सुनता है तो दूसरे लोग का बात कैसे सुनेगा, इसलिए नहीं बोल पाता है, समझ रहे ना। इसलिए सबका सम्मान करनी चाहिए। चलिए ध्यान रखेंगे यहाँ पर, तो ये है किसका ये है सौलीन बच्चा। कौन बच्चा जी, सौलीन बच्चा। और सुन लीजिए, इस बच्चे को जब भी क्लास में बैठाएंगे या वही है, इसको कहाँ पढ़ाएंगे, तो इसे भी समावेशी कक्षा के साथ सभी बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाने के लिए वही है जो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए इसको क्या करेंगे, अवसर देंगे, कहेंगे बोलने का प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धीरे धीरे बोलना क्या करेगा, शुरू करेगा। समावेशी शिक्षा के तहत सभी बच्चों के एक साथ पढ़ा सकते हैं। अगला है, बार बार सभी का मत्था दर्द करने वाला सवाल। अगला क्षमता ADHD देखता है विद्यार्थी ऐसे कर लेता है, माय गे बाओ गे सॉरी बाओ हो। तो रियलिटी में देखिए क्या ADHD, इसका फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हिंदी में न्यूनतम अवधान अति सक्रिय विकार। न्यूनतम अवधान मतलब ध्यान, ऐसा बच्चा जो कम ध्यान दे पाए, अति सक्रिय विकार, ज़्यादा एक्टिव ना हो, ऐसे बच्चे किससे ग्रसित हो जाते हैं, ADHD। यानी ज़्यादा किसी चीज़ पर ध्यान ना दे पाए और ज़्यादा एक्टिव भी नहीं। उसे कहेंगे जाओ एक गिलास पानी लेकर, हाँ जाएगा, आ रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं इधर, अब वो मत्था होता रहेगा, ऐसे उधर उधर करता रहेगा। यानी ये बच्चा क्या है, ADHD वाले बच्चे हैं, न्यूनतम अवधान अति सक्रिय विकार, समझ रहे ना। फिर है इसके ADHD के लक्षण क्या है, तो इसमें भी क्या होता है, आवेगशीलता, बिना सोचे समझे कोई भी काम करेगा तो सीधे कर देगा। अगला क्या है, तो लंबे समय में की ध्यान में कमी। अगर रोचक फिल्म भी इसको चला करके रख दीजिएगा, कहेगा देखो बाबू, ये देखेगा नहीं, देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो 5 मिनट देखेगा फिर कहेगा ये नहीं अच्छा लगता है, फिर दूसरा देखेगा, फिर तीसरा, यानी ज़्यादा देर तक पढ़ ही नहीं सकता। कोई भी रोचक विषय कितना भी क्यों ना हो, ये ज़्यादा देर तो उसको पढ़ नहीं सकता। ये कार से आसानी क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ये बैठेगा 10 मिनट में, चलिए छोड़िए दूसरा करेंगे, फिर उसको छोड़कर तीसरा, यही तो है विचलित हो जाना। आधी देर तक बैठने में क्या करेगा, मतलब दिक्कत होगा, कमी है, यानी कच मचाते रहेगा। उसको क्या लगता होगा, अरे यार कहाँ फंस गए हैं यार, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कच मच करते रहता है। तो यही अधिक देर तक बैठने में कठिनाई है, किसको, ADHD वाले बच्चे को। और क्या है, तो ऐसे बच्चे का उपचार क्या है, तो सुन लीजिए, ऐसे बच्चे को कक्षा में समय सारणी में बैठने में क्या देनी चाहिए, लचीलापन देनी चाहिए। और जितने ही देर यह रहे उसी के अनुरूप उसी टाइम में थोड़ा थोड़ा क्या देनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। और कार्य के बड़े भाग को एक ही सामने प्रस्तुत कीजिए, भागे जाएगा, तो कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनके सामने क्या करनी चाहिए, प्रस्तुत करनी चाहिए। और रुचि के अनुसार उसे समाधान करने पर बल देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पुचकार करके आगे बढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो कक्षा से जुड़ेगा, पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा, समझ रहे ना। तो चलिए, ये था आज का टॉपिक। और आप लोग बताइए कैसा रहा आज का टॉपिक। आप अपना कमेंट्स बॉक्स में विचार लिखते रहेंगे।
जो नए हैं प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें और लगातार जो है सो आप अपने विचारों को व्यक्त करते रहें। जो आप सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके सजेशन का हमेशा इंतजार होता है। इस तरह का टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में भी लिखेंगे। चलिए तो फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आज की कक्षा की समाप्ति की घोषणा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।